सम मोलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू। तो पहला था डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस ना होना, डी ऑर्बिटल होती ही नहीं है तब ये कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट कर पाते। जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही फैमिली के एलिमेंट्स है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जो है वो दोनों की सेम है, पर नाइट्रोजन के अंदर 2D नहीं होती है, जबकि फॉस्फोरस जो है वो तो थर्ड पीरियड के अंदर है, उसके पास 3D होती है, तो उसका ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। तो हमें PCl5 तो मिलता है लेकिन NCl5 नहीं मिलता। ऐसे ही SF6 बनता है लेकिन OF6 नहीं बनने वाला। यहाँ पर देखें, ये SF6 है, ये OF6, SF4, OF4 ये सभी नहीं मिलते क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं रहती है। उसके बाद में डी ऑर्बिटल तो हो पर उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो हुआ होता। जैसे कि हम देखें, ये PCl5 है तो फॉस्फोरस के ऊपर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और डी ऑर्बिटल की एनर्जी को कम कर देगा। सो इससे क्या होता है, एक जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 3D के अंदर एंटर कर जाता है, और एनर्जी कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके बॉन्डिंग में भी यूज हो जाता है। अब मैं फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट करता हूं तो हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, तो वो फॉस्फोरस के ऊपर प्लस चार्ज नहीं बढ़ाएगा। इससे क्या होता है, वो जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे जंप करने नहीं जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ही नहीं जाता है तो फिर उसका बॉन्ड भी नहीं पॉसिबल है। तो PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज्यादा हो, हाइड्रोजन की तो है नहीं। इसमें भी कई सारे कंपाउंड्स है, देखे PF5, PH5, SF6, SH6, XCF2, XCH2, BRF5, BRH5, ये सभी तरीके के एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं। तीसरा वाला है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्राउडिंग की वजह से भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते, जैसे कि PCl5 बना है लेकिन Pi5 नहीं बनेगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है तो क्लोरीन की जगह हम आयोडीन लगाए तो क्लोरीन से तो आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा रहेगी, तो इससे क्या होता है, ये स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाता। देखो PF5 हमें मिलता है, Pi5 नहीं मिलता है। सल्फर, सल्फर में तो दोनों तरीके के कंपाउंड देखे, SF6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले और 4 वाले। सिर्फ फ्लोरीन ही एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सभी नहीं मिलते। ICl4, तो ICl7, यहाँ पे IF7 और ICl7 और IBr7 नहीं एग्जिस्ट कर पाते साइज की वजह से, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो ये सब कंपाउंड में नहीं मिलने वाले हैं। हमने एक मेथड भी बनाई हुई थी लुईस स्ट्रक्चर को लिखने की, तो वो मेथड भी हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। मेथड के अंदर हमने देखा था, चलो बनाते हैं हम O3। O3 कैसे बनता है, O3 बनाने के लिए ओजोन कहते हैं इसे। कैसे बनता है भाई, O2 प्लस ऑक्सीजन, उसमें से बनता है ये O3। कैसे बनाएंगे हम, तो इसे बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले N1, N1 दैट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मेरे पास 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के वैलेंस तो 6 है, ना तो इसके ऊपर एनायोनिक चार्ज है ना तो केटाइन, तो इलेक्ट्रॉन लिए भी नहीं हुए हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी नहीं किया हुआ है, तो ये सब तो 0 0। कितने मिले, 18, तो इसके वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन है अभी। N2 इज इक्वल टू, मान लो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तीनों का, तो यहाँ पे 8 रखे, 24 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों का डिफरेंस क्या हमें देगा, N3। N3 इज इक्वल टू
24 - 18 दैट इज 6। ये जो 6 है वो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड कितने बनेंगे भाई? बॉन्ड कितने बनेंगे? 3। चलो N4 बॉन्ड में कितने यूज हुए? 6। कितने हैं इसके पास? 18। तो 18 - 6, 18 - 6। चलो 18 - 6 दैट मीन्स कितने होंगे बताओ? 18 - 6 दैट इज 12। तो फिर लॉन पेयर कितनी मिलेगी हमें? 6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कोई एक को सेंट्रल मान लो और दो को ऐसे आप छोड़ दो। कितने बॉन्ड बनाने हैं भाई? 3। तो ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और किसी और के साथ डबल बॉन्ड बना लो। यहाँ भी बना सकते हो और इधर भी। अब हमें लोन पेयर कितने हैं वो देखने हैं। 6 लोन पेयर है। तो इस वाले ऑक्सीजन को 2 4 6 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले का 2, फिर ये 4 6 और 8, यहाँ पर भी अभी एक आएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको देखना है फॉर्मल चार्ज। तो इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो होगा प्लस, और इसका फॉर्मल चार्ज है वो क्या आएगा? माइनस। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, इसे हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। तो ये मेथड भी हमने सीखी हुई है। आप ट्राई करना, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैंने एक और आपको एग्जांपल लेके सिखा दिया है, बराबर है? ये सब हमने किया हुआ था। अब आज हमको पहले बात करनी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो पहला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी इसे बोलते हैं। ये एक तरीके का लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है। लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन एक तरीके का लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है। क्या होता है इसमें वो सब हम देखते हैं। ये एक तरीके का हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड भी है एक टाइप का, पर इसके अंदर अनइक्वल शेयरिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है डोनर और एक होता है ए। ए दैट मींस एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर के पास, इस एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और ये जो है डोनर उसके पास इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये जो है वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जो है एक तरीके का इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये दो कंपोनेंट है, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसे हम बोलते हैं लॉन पेयर, और दूसरा जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। मान लो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से हाइपोवेलेंट। ये जो है वो हाइपोवेलेंट है और ये है हाइपरवेलेंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तब क्या होगा? बॉन्ड तो बनाएंगे। बॉन्ड तो बनाएंगे पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो अनइक्वल होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं इसे। बॉन्ड बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन है वो डोनर ही देगा। चले भाई मैं ही दो इलेक्ट्रॉन देता हूँ, चलो बॉन्ड बनाए। बॉन्ड बनाने से फायदा क्या है? इस वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर थी, अब वो दो न्यूक्लियस के बीच में फिक्स रहेगी। ये डी का न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस और बीच में दो इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल होता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाना चाहता है, बराबर। तो सीधी सी बात है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स क्या है? कोई एक धनवान व्यक्ति है और कोई एक भिखारी है। धनवान ही उसको सब इलेक्ट्रॉन सब, मेरा मतलब है करेंसी, उसे देता है। तो ये डोनर है और ये एक एक्सेप्टर है। तो उसने डोनेशन किया, उसने ले लिया और पार्टनरशिप हो गई। तो यहाँ पर डोनेशन जो है वो एक एटम ने किया है और ए है उन्हें एक्सेप्ट किया है।
इस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से। बॉन्ड के अंदर ही ऐसा एक एरो बनाते हैं, डोनर से एक्सेप्टर। इसका मीनिंग ये है कि डोनर ने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और ए ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। जो डोनर इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे हम कहते हैं लुईस बेस। दिस इज डिनोटेड एज लुईस बेस। और जो कंपोनेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। सो दिस इज लुईस बेस एंड दिस इज लुईस एसिड, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये डी और फिर ये ए। इसे एक लिखने का और तरीका भी है, कैसे लिख सकते हैं आप। इसे बना दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो यहाँ पर माइनस, इसने डोनेशन किया है तो यहाँ पर प्लस। भाई डोनर तो अब इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो यहाँ उससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहां पर प्लस, और इसने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर माइनस। इसे लुईस बेस कहते हैं। जो भी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर सके उसे क्या कहेंगे, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्ट करे, पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। if there is acceptance of single electron then the process is known as reduction process। एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है। ओके। and generally Lewis acids are those component having incomplete octet, generally having 6 electron in outermost shell, and they have tendency to accept it to complete the octet. And this is of course it is a type of covalent bond and it is mutual sharing, but any one atom will provide both of electrons of covalent bond. So it is, this bond is subcategory of coordinate bond. Okay. So there is unequal sharing of bonding electrons in covalent bond, and it is represented by placing an arrow from donor to acceptor, or rather we can place the charge, we can mention the charge. The component which accepts electron pair will bear negative charge -1, and the component that has donated electrons will bear now positive charge। ऐसा होगा। तो ये लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है एक टाइप का। लुईस बेस क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स एंड दे हैव लोन पेयर्स। there are several different types of Lewis acid and Lewis base, and you will learn in ionic equilibrium। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल तो इसका नहीं देता, पर आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको ये सब सीखना होगा, वहां पे ये सब आता है। अभी एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। आप देखो, मान लो कि भाई मेरे पास NH3 है। NH3, तो NH3 के पास तो यहाँ पर लोन पेयर होता है, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ BF3। BF3 बराबर है, ये NH3 है। देखो भाई यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। एक मैं ले रहा हूँ BF3, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन, ये यहाँ पर भी फ्लोरीन। अभी बोरॉन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और इसीलिए इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होगी, और जाहिर है बोरॉन तो जो है वो पी ब्लॉक में आता है, तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसे तो मैं बोलूंगा लुईस एसिड। और इसके पास लोन पेयर है बिना खर्च की हुई, तो इसे हम कहेंगे लुईस बेस। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो बोरॉन को देना है हमें। चलो भाई बोरॉन को दो आप इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, NH3। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना बोरॉन। आप या तो ऐसे बॉन्ड दिखा दीजिए, या फिर दूसरा रास्ता मैंने जो है वो आपको बताया है, कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करें और चार्ज ही शो करें। ये 3 फ्लोरीन, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट किया है तो माइनस, नाइट्रोजन ने डोनेट किया है तो प्लस। ज्यादातर यही तरीका यूज होता है, ये वाला कम यूज होता है पर यही सबसे ज्यादा यूज होता है। ये क्या बन गया भाई, इसे हम एडक्ट भी कह सकते हैं, एडक्ट। इन दोनों का एडिशन हुआ और नाइट्रोजन बोरॉन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया।
तो ये क्यों डोनेट करता है? ये डोनेट इसीलिए करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अब दो न्यूक्लियस के बीच में जाएंगे तो ऑल ओवर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो मोलेक्यूल इसमें से बनने वाला है वो बहुत स्टेबल फॉर्म होगा। तो इसे डोनेशन करने की टेंडेंसी है, और इसे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 6। और अब कितने बॉन्ड हो गए? बताओ। 8। बराबर है, बॉन्ड 4 हो गए तो इलेक्ट्रॉन अब तो 8 हो गए, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हुआ और इसका तो है ही। पर इसे क्या फायदा मिला? वो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, और ये इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल हो गए। बराबर है। तो ये एक तरीके का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। हमें NH4 मोलेक्यूल प्लस बनाना है तो वो भी बनेगा। देखे जरा आप। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्या हम कहेंगे इसके लिए? वेन एवर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, पर उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तो उसे ही हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समटाइम्स इट इज नोन एज डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड डोनेशन से बन रहा है तो इसे डेटिव बॉन्ड कहेंगे। एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है, डोनर टू एक्सेप्टर बॉन्ड बनता है। और इसे बढ़िया तरीके तो ये है कि भाई आप चार्जिस से रिप्रेजेंट करो, ये बहुत यूज होने वाला तरीका है। ये इसे भी आप शो कर सकते हैं, पर इससे अच्छा ये है। देखो भाई, ये NH3 है और H प्लस एसिड मैंने डाल दिया। हाइड्रोजन प्लस और इसे बोलते हैं प्रोटॉन, इसके पास वैकेंट क्या है? 1s, अभी खाली है। तो इसकी लोन पर यहाँ पे डोनेशन हो जाएगी। अब ये बन गया NH4 प्लस। या फिर आप इसे कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही लिखे और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज कर दीजिए। प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा? नाइट्रोजन के। भाई इसने तो इसको लोन पर दी तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा। चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो है। तो फिर ये बन गया NH4 प्लस। बराबर है। ऐसे ही ये वाला भी मैंने आपको दिखाया, लुईस बेस लुईस एसिड, ये बन जाता है NH3 प्लस BF माइनस, ऐसे बन जाएगा। ओके। तो कैसे बनता है वो आपको मैंने बताया। ओजोन भी तो ऐसे ही बनता है। देखिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन 2, 4 और 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये O2 है, एटमॉस्फेयर में जो होता है वो। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जब कभी कोऑर्डिनेट बने, जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस, और जो डोनेशन करता है उसके ऊपर प्लस। तो यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर हमने अभी भी बनाया था O3 का। तो ऐसे बनाते हैं, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम बोलते हैं। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी टाइप हो सकते हैं। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो मैं आपको डिटेल में इस चैप्टर में ही बताऊंगा। अभी तो इसके हमें दो टाइप सिर्फ याद रखने हैं, एक सिग्मा का होता है और एक पाई का। CO के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो पाई वाला होता है, और यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा। और यहाँ पर तो सिग्मा कोऑर्डिनेट, सिग्मा पाई कोऑर्डिनेट भी मिलता है। अब हम कैसे मालूम करें कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है? उसकी कोई मेथड या ट्रिक है या नहीं है? तो देखो भाई, आप अच्छी तरीके से समझो। कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उसकी एक नॉर्मल कोवैलेंसी रहेगी। मान लो कि भाई मेरे पास नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन की तो 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, फॉस्फोरस की 3 है, या फिर 5 है। ये जो 3 है वो कहाँ पर है? बोलो। ग्राउंड स्टेट में। और 5 जो है वो किस में है? एक्साइटेड स्टेट 1 में। ये मैंने करवाया था ना लास्ट टाइम, कोवैलेंसी वाला। तो अभी नाइट्रोजन की तो कोवैलेंसी 3 है, पर मुझे मॉलिक्यूल दिया गया है NH4 प्लस। तो यहाँ पर देखे, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो कितने बॉन्ड बने होंगे इसके अंदर? बताओ। 4। कोवैलेंसी कितनी है? 3। बॉन्ड कितने बने? 4। तो आपको मालूम आना चाहिए कि इसके अंदर जरूर एक बॉन्ड जो है वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट। बराबर। जब भी कभी कोई एटम अपनी नॉर्मल कोवैलेंसी से
डेविएशन शो करे तब आपको मालूम पड़ना चाहिए कि उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। जब भी कभी कोई एटम अपनी आइडियल वैलेंसी से कोई और वैलेंसी कोवैलेंसी के आपको दिखे तब आपको लग जाना चाहिए आइडिया कि इसके अंदर जरूर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की संभावना है। देखो भाई इसके अंदर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब एक जो हाइड्रोजन आएगा वो H+ आएगा और नाइट्रोजन इसे अपनी लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड NH4 प्लस मॉलिक्यूल फॉर्म। दिस इज द एडक्ट। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे हम मालूम करते हैं आपको पता चला। नॉर्मल कोवैलेंसी से जब भी उसकी कोवैलेंसी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तब इसके अंदर जरूर चांस है कि उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। देखो भाई मान लो कि मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ Bf4 माइनस। तो बोरॉन बोरॉन की तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखें 1s2 2s2 एंड 2p1। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें तो इसके अंदर क्या मिलेगा 3। इसकी जो कोवैलेंसी है बोरॉन की कितनी है 3। पर यहाँ कितनी है 4। यहाँ कितनी है 4। तो एक ये 2 ये 3। अब क्या होगा। अब एक F- आएगा और इसकी जो लोन पेयर है वो इस बोरॉन के अंदर डोनेट करेगा। भाई 3 बननी चाहिए थी पर 4 है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जरूर। माइनस है तो इसने एक्सेप्ट किया होगा। यहाँ पर H+ एक्सेप्ट किया होगा इसने। मानो कि भाई मुझे दिया गया हुआ है PCl4 प्लस। तो क्या मीनिंग होगा इसका। इसे हम कैसे जस्टिफाई करें। देखो फॉस्फोरस की तो नॉर्मल वैलेंसी कितनी है 3 या फिर 5। तो हमारे पास 3 है 1 2 3। अब एक जो आएगा एक आएगा वो आएगा Cl+। और यहाँ पर देखो भाई 2 4 6 और 8। एक इलेक्ट्रॉन की पेयर ये इसे डोनेट कर देगा। बन गया PCl4 एंड दिस इज सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे हम बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मालूम करने का मेथड क्या है भाई। उसकी नॉर्मल आइडियल जो कोवैलेंसीज है वो आप देख लीजिए। और अगर कोवैलेंसी ज्यादा निकली तो फिर उसके अंदर क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बराबर है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे मालूम करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए ये नोट डाउन करें। ये आप नोट डाउन करो भाई। सभी लोग ये लिखो। मैंने यहाँ पे थोड़े से स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। आप अपनी तरीके से ट्राई करो इसे कैसे बनाते हैं। आप सोचो कैसे इसको हम बना सकते हैं इन सभी स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सूरत पालनपुर सेंटर आप मुझे PCl6 का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करें। सूरत पालनपुर सेंटर मुझे आप PCl6 का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करें। माइक अनम्यूट करो अपना। और ऐसे चालू लेक्चर में 2 3 लोग ऐसे खड़े होकर कहाँ जाते हैं। व्हाट यू आर डूइंग इन द लेक्चर। ऐसे इनडिसिप्लिन क्यों आप कर रहे हो। चलो लिखाओ। चलो लिखाओ भाई क्या करना है। PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर सर बोलो। सर बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मीटिंग में डिस्कनेक्ट हो गया थी इसलिए मालूम नहीं। ओके। सूरत डभोली
सूरत डभोली। सर बोलो। कौन सा वाला बोला आपने? PCl6 बनाना है, ये बनाना है। ओके। तो पांच सीएल। तो इसकी नॉर्मल कोवेलेंसी तो क्या रहती है भाई? देखो, फास्फोरस की नॉर्मल कोवेलेंसी 5 रहती है, तो इसके 5 क्लोरीन तो है ही है। चलो और अब क्या करना है? पी पी सीएल इलेक्ट्रॉन सीएल पी को देगा। एक यहाँ पर आएगा Cl-, और ये जो Cl- है वो इस फास्फोरस को डोनेशन करने वाला है। यस। बराबर है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? PCl6-। तो PCl6 का ये स्ट्रक्चर बनेगा भाई। बराबर है। ये हो गया PCl6-। इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये तो डी ब्लॉक, ये जो है इसके अंदर 3D होती है। ओके, तो N = 3 होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। चलो नेक्स्ट, मुझे बनाना है स्ट्रक्चर H3O+ का। भूज सेंटर H3O+ का स्ट्रक्चर बनवाओ। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसे। आपने इक्विलिब्रियम वगैरह में देखा भी होगा शायद। H3O+ का स्ट्रक्चर बनाओ। सर बोलो। एंट्रोपी लीव चाहिए। खैर छोड़ो, जूनागढ़ सेंटर। जूनागढ़। सर बोलो। वैलेंसी 2 होगी और कोवैलेंसी 2 हाइड्रोजन होंगे। अभी तो ये H2O का स्ट्रक्चर ऐसे है। कोवैलेंसी 2, इसके पास 2 लोन पेयर रहेगी। चलो अब बोलो। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास से अब ले। यहाँ पर एक H+ रखना है आपको, और H+ रख के यहाँ से यहाँ डोनेशन करवाना है। तो ये हो गया H3O+। ये बन गया H3O+। ऑक्सीजन की 2 ही होती है, तो ये 2 कोवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड हो गए, 3 हो गए ना, 3। H3O+, 3 हाइड्रोजन है, तो एक जो बॉन्ड है वो जरूर कौन सा वाला होना चाहिए? कोऑर्डिनेट। और किसके साथ होगा? H+ के साथ। बराबर है। तो हमने यहाँ पे ये सभी तरीके के कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसका आइडिया हमने लगा लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? जस्ट सिंपल, आप इतना याद रखें, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखो, वेन एवर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड and in which bonding electrons are unequally shared between two atoms is called coordinate bond। इसे डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं। डेटिव बॉन्ड यानी कि डोनेशन की वजह से जो बनता है वो बॉन्ड। ओके, डेटिव बॉन्ड। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। डोनर को क्या बोलते हैं जनरली? लुईस बेस। ए को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड में क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स, और इसके अंदर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, फील्ड ऑर्बिटल्स होती है। या फिर हम बोल सकते हैं लॉन पेयर्स है इसके अंदर, जो कि इसे डोनेशन करेंगे, और ऐसा कंपाउंड एडक्ट हमें है मिलेगा। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल भी हमने किए हुए हैं। बराबर है। इसके 2 टाइप होते हैं, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिग्मा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके। सीओ के अंदर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है, इसके अंदर यहाँ पे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है। जब भी कभी आप लिखे और ऐसे अगल बगल में 2 चार्जेस डेवलप हो जाए, तब आप समझ लेना कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है।
यहाँ पर देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मोलेक्यूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर यहाँ पर, ऐसे ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जहां पे नेगेटिव चार्ज आए वहां पे एरो का हेड आपको दिखाना है। तो ऐसे हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट, हमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट लर्न करना है जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसी थियरी है जो लुईस स्ट्रक्चर की लिमिटेशन के अंदर ही आती है, एक तरह के का लुईस स्ट्रक्चर का लिमिटेशन है। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस कैसे होता है, कौन सा मोलेक्यूल करना करता है रेजोनेंस, ये हमें मालूम करना है। तो अब हम थियरी देखने वाले हैं रेजोनेंस की। अच्छा, रेजोनेंस की हम पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, रेजोनेंस क्या है उसे हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये मालूम करेंगे कि रेजोनेंस किस में होता है। પેલા ઈ નો ભણાય કે લગન એટલે હું, પેલા ઈ શીખવું જોઈએ કે લગન કોની હારે કરાય। ઓલા આમ તાળીઓ પાડતા હોય એને એમ નો કહેવાય કે આઈ લવ યુ હાલો લગન કરી લઈએ, એની હારે નો થાય। પેલા ઈ તો નક્કી કરવું પડે ને કોની હારે થાય, પછી બીજી બધી ડેફિનેશન। એમ પેલા ઈ નો ભણાય કે રેઝોનન્સ એટલે શું, પેલા શું ભણવું જોઈએ, રેઝોનન્સ ક્યાં મોલેક્યુલમાં થાય, बराबर, विच टाइप ऑफ मोलेक्यूल्स अंडरगो रेजोनेंस। तो पहले हमें ये लर्न करना है कि ये रेजोनेंस किस तरीके के मोलेक्यूल के अंदर होते हैं। तो भाई आंसर है, वेन एवर अ मोलेक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय two or more than two Lewis structures and none of the Lewis structure can explain all the properties of the molecule, at that time we can say that the molecule is undergoing resonance phenomena। जब भी कभी आप कोई मोलेक्यूल को एक से ज्यादा तरीके से ड्रॉ कर पाए, एक से ज्यादा तरीके के लुईस स्ट्रक्चर उसके बन सके, तब हम कहेंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस होगा। जैसे कि बेंजीन, अब मैं यहाँ पे दो तीन एग्जांपल अलग अलग बता के आपको समझाने वाला हूँ, पहले आप कंसेप्ट समझे रेजोनेंस कब होता है। जब भी कभी आप कोई एक मोलेक्यूल है, मोलेक्यूल एक ही है और उसके रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। तो whenever a molecule can be represented by at least two Lewis structures and none of the Lewis structure can explain all the properties of that molecule, तब भी इस मोलेक्यूल के अंदर रेजोनेंस की फिनोमिना देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे कि हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ बात करते हैं, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 है, और यहाँ पर बॉन्ड एक है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ये इथिन है, यहाँ पर दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 कहेंगे, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई, 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो हमें मालूम पड़ा कि भाई सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा लंबा है और डबल बॉन्ड थोड़ा सा शॉर्ट है, बराबर है। तो एक पर्सन ने सोचा कि भाई हमारे पास तो बेंजीन है, बेंजीन का क्या फॉर्मूला है, C6H6। इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड वैसे तो 6 है, पर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। तो अब उसने सोचा कि भाई 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़े से शॉर्ट हो गए और सिग्मा बॉन्ड थोड़े से लंबे हो गए। तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, देखो, ऑल्टरनेटिव सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में क्या है, सिग्मा। 2 और 3 के बीच में पाई, 3 और 4 के बीच में सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। 1 और 2 के बीच में क्या है, सिग्मा। ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया गया, तब भी कभी एक कोई और एक आया और उसने बताया कि नहीं, 1 और 2 के बॉन्ड में मैं क्या प्लेस करने वाला हूँ, डबल बॉन्ड। एक और लुईस स्ट्रक्चर आ गया। देखो भाई, बेंजीन तो एक ही है पर उसके लुईस स्ट्रक्चर कितने बने, 2। जैसे पर्सन एक ही है पर उसके नाम कैसे 2 हो सकते हैं अलग अलग, घर पे चिंटू पिंटू फलाणो ढीकणो जे हुई है, और बाहर तो वही है एक। ऐसे ही कंपाउंड बेंजीन एक है पर लुईस स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हो गए, 2। तो इसमें से कौन सा वाला बेंजीन पूरा कंप्लीट है, ये वाला या फिर ये वाला, हम किसे बेंजीन माने। तो जब भी कभी एक मोलेक्यूल को 2 लुईस स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सके, तब रियल जो स्ट्रक्चर है वो तो न ये है और न ही ये, इन दोनों का एवरेज होगा।
और वो जो है वो रियल मोलेक्यूल होगा, बराबर है। these two structures are totally hypothetically, they exist only on this plane of the board, they are not real. The real benzene molecule is average of these two structure. एक्सपेरिमेंटल बेंजीन तो एक लिक्विड होता है, केरोसिन जैसा दिखता है, मार्केट में मिलता है, वो हमने मार्केट से हमने लिया, फिर वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने डाला, एक ऐसी एपरेटस होता है जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का डेटा हमें निकाल के देता है। तो एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट भाई बेंजीन के अंदर न तो डबल बॉन्ड है न तो सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं 1.5, और बॉन्ड लेंथ भी कितनी है 1.39, विच इज एवरेज ऑफ दिस टू। देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है 1 और 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो रियल बेंजीन जो है ये इन दोनों का एवरेज है, ये रियल बेंजीन है, जहां नहीं पूरा कंप्लीट डबल बॉन्ड है नहीं पूरा सिंगल बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड सभी और सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, कितनी है भाई 1.39। अभी मान लो कि ये स्ट्रक्चर होता तो ये डेटा सेटिस्फाई होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी कि एक ही कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर उन सभी का एवरेज, उसे हम कहेंगे रेजोनेंस, बराबर है। तब हम कहेंगे कि साहब इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है? रेजोनेंस दैट मींस मॉलिक्यूल इज कंटिन्यू चेंजिंग इट्स न्यू स्ट्रक्चर, इन गोइंग इनटू न्यू स्ट्रक्चर। कोई एक मॉलिक्यूल ये वाला है वो इसमें जा रहा है, ये वाला इसमें जा रहा है, ऐसे। तो आप ऐसे आप सोच सकते हैं। तो जब भी कभी कंपाउंड एक ही हो पर उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कई और सारे हो, तब उसके अंदर रेजोनेंस होगा, ऐसे हम बोलते हैं। whenever a molecule can be represented by more than one Lewis structure, और पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसकी पूरी कहानी नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकता, इन दोनों का एवरेज ये रियल मॉलिक्यूल है, तब हम कहेंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। देखो एक और एग्जांपल ले हम, ऑक्सीजन के लिए मुझे ऐसे ही डेटा मिले, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के लिए कितनी है भाई बॉन्ड लेंथ 1.48 और बॉन्ड ऑर्डर 1 है। O2 के अंदर डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉम है और बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा मिलना चाहिए? एक ऑक्सीजन है वो तो सिंगल वाला है, और एक कौन सा वाला है भाई डबल वाला। एक और मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसे कह दीजिए ऑक्सीजन नंबर 1 और इसे ऑक्सीजन नंबर 2, मैंने अलग कलर से ही दिखाया हुआ है। तो कोई एक आकर बोलेगा नहीं ये ब्लू वाला है वो डबल बॉन्ड से ज्वाइंट हुआ है, और ये वाला ग्रीन वाला सिंगल से ज्वाइंट हुआ है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो O3 के स्ट्रक्चर कितने हो गए? 3। O3 के 3 स्ट्रक्चर हो गए। अब जाहिर है का ये सही होगा या फिर ये सही होगा, तो हमने एक्सपेरिमेंट्स किया, तो एक्सपेरिमेंट्स में हमें मालूम पड़ा कि भाई O2 के O3 के अंदर कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, 1.5 के सारे बॉन्ड है, और उसकी बॉन्ड लेंथ भी कितनी है 1.28। तो इसका मतलब ये हुआ कि O3 का रियल स्ट्रक्चर ये है। और आप देखें चार्जेस भी इसके अंदर आधे आधे है, देखो यहाँ पर -1 आप, यहाँ पर -1 आप, और बीच में वाले का प्लस। भाई एक बार यहाँ पर माइनस है एक बार यहाँ पर है, तो इन दोनों का एवरेज यही तो होगा -1 हाफ, और बीच वाले का प्लस। और ये बॉन्ड भी देखो पार्शियल बॉन्ड्स है, 1.5 बॉन्ड्स है, ऐसे डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, बराबर है। अभी एक देखे एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट दैट मीन CO3 माइनस, CO3 माइनस, तो कोई पर्सन नंबर 1 आएगा, और ये 3 ऑक्सीजन आप देखें 1 2 और 3, तीनों के कलर भी मैंने अलग कॉम्बिनेशन में लिए हैं। तो एक पर्सन आएगा वो ऐसे बोलेगा कि भाई ये ब्लू वाला 1 2 और 3 ये वाला डबल बॉन्ड से है और ये दोनों सिंगल से। दूसरा वाला आएगा ऐसे कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ये रेड वाला डबल बॉन्ड से और ये दोनों सिंगल। तीसरा वाला आएगा वो कहेगा ऐसे नहीं, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और बाकी के दो सिंगल। तो अभी कार्बोनेट तो एक ही है, पर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने हो गए? 3। ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये 2 और ये 3। तो भाई 2 के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर 1 के साथ, यहाँ पर 3 के साथ।
तो जब भी कभी ऐसा हो कि कंपाउंड एक ही हो पर उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर एक से ज्यादा मिले, तब न तो ये पूरा है, न तो ये पूरा है, और न तो वो, तब क्या होगा, रियल मोलेक्यूल्स क्या होगा, उन सभी का एवरेज। तो इन सभी का एवरेज दैट इज दिस मोलेक्यूल, ये जो मोलेक्यूल है वो रियल कार्बोनेट है। यहाँ पर आप देखो, कोई भी बॉन्ड है डबल नहीं है, कोई भी बॉन्ड सिंगल नहीं है, ये पार्शियल पार्शियल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं। चार्जेस भी देखो, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर भी 3/2। हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा कि भाई ये जो कार्बोनेट है, उस कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.33 हमें मिला। तो ये 1.33 कैसे मिला, देखो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड इधर भी आ गया और ये पाई बॉन्ड इधर भी आ गया। तो ये पाई बॉन्ड सभी जगह टूट जाता है, तीन जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है वो तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। भाई इसके अंदर एक सिग्मा तो है ही, सिग्मा तो कंपलसरी है, तो यहाँ सिग्मा तो 1 रहेगा ही। पाई बॉन्ड कोई एक कार्बन में कितना आएगा बोलो, 0.33। तो इसे हम कहते हैं रेजोनेंस, बराबर है। रेजोनेंस कब होगा भाई, whenever a molecule can be represented by two or more Lewis structure and none of the structure can explain all the properties, तभी जो रियल मोलेक्यूल है वो सभी का एवरेज होगा, उसे ही हम कहेंगे रेजोनेंस। आप इसे देखो, देखो भाई, ये डक है और ये क्या है, ये मंगूस जैसा दिखता है, इसे हम ओटर कहते हैं। ये ओटर तो बहुत ही डेंजर होता है, इसके बहुत नुकीले शार्प टीथ होते हैं। इसका आप जबड़ा खोले तो उसमें से बहुत ही शार्प टीथ निकलते हैं। इसे तो बीक होती है, वो छाछ हम बोलते हैं। ओके, तो ये डक है। ये डक तो सिर्फ ऊपर ही स्विम करता है, 4-5 फीट पानी के अंदर डाइव लगा सकता है, और ये तो पानी के बहुत अंदर जा सकता है और वहां पे शिकार करता है। ये बड़ा ही अच्छा प्रीडेटर है एक टाइप का। अब देखो, ये जो है वो मान लो कि लुईस स्ट्रक्चर एक है, एक लुईस स्ट्रक्चर दो। इसे भी पूरी बात सब नहीं पता है, इसे भी पता नहीं है। ये तो पानी के ऊपर ही स्विम कर सकता है और ये पानी के अंदर रह सकता है, ऐसे तैर नहीं सकता जनरली। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये प्लेटिपस जो है मेमल है एक टाइप का, उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखो आप, इसकी एक चांच भी है, और ये जब आप ये वो उसका मुंह खोले तो उसमें से दांत भी निकल आते हैं। है इसके अंदर चांच, पर वो चांच खोलने पर दांत निकल आते हैं, हाइब्रिड। या फिर आप ऐसे सोचे, वो गधा है और घोड़ा, उन दोनों को मिलकर क्या बनाया, खच्चर, म्यूल। तो ये मूल म्यूल क्या है, हाइब्रिड। वो जो हाइब्रिड है दैट इज द रियल मोलेक्यूल एंड दे हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक, वो सभी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है। ऐसे ही जब भी कभी मोलेक्यूल एक ही है पर उसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके बहुत ज्यादा होते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, रेजोनेंस। कार्बोनेट तो एक ही है पर उसके रिप्रेजेंटेशन के तीन तरीके हो गए, तो ये तीनों में से कोई भी सच्चा मॉलिक्यूल नहीं है, सच्चा ये वाला है, बराबर है, जो ये तीनों का एवरेज है। These structures merely hypothetical structures, they do not exist really. We are just writing these structures, representing the structure to get the real structure. Okay, ये सब तो हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। रियल कार्बोनेट ये है और यही एग्जिस्ट करता है भाई। तो इसे हम कहेंगे रेजोनेंस, कि भाई कार्बोनेट के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। ये हाइपोथेटिकल है। अभी मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, उसमें एक लिमिटेशन है, ये दोनों भी रियल है ना, और ये भी रियल है। तो होना क्या चाहिए, दो स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल और उनसे मिलाकर एक रियल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो मैंने भी एग्जांपल चेंज कर दिया। ये देखो भाई, एक है यूनिकॉर्न, बराबर है, यूनिकॉर्न, શિંગડા વાળો ઘોડો, અને બધી છોકરીઓને એમ થાય એક મસ્ત રાજકુમાર આની ઉપર બેસીને આવશે અને સપનામાંથી આવશે અને મને લઈ જશે, કાંઈ તંબુરોય નો આવે। આવો શિંગડા વાળો ઘોડો ન હોય ને, શિંગડું હોય તો શિંગડું માર્યા વગર રહે નહીં। અને જ્યાં જ્યાં આવું આવે રાજકુમાર, ત્યાં પાછો વિલન આવે જ તે। અને વિલન પાસે પાછું શું હોય, હા ડ્રેગન।
અને સારું છે ધુમાડો અહીંથી જ નીકળે છે, બાકી બીજી જગ્યાએથી ધુમાડા આવી શકે, તો આપણે એની તો ચર્ચા નથી કરતા. તો આ ડ્રેગન, આ બેયનું કોમ્બિનેશન કરો એટલે આપણને મળે આવડો આ ગેંડો, રાઇનોસોરસ. તો આ તમારો રિયલ મોલેક્યુલ છે અને આ બે અત્યારે એક્ઝિસ્ટ નથી કરતા, એટલે ધે આર હાઇપોથેટિકલ. ઓકે, તો આવું જે છે આવું જોવા મળે ને ત્યારે એવું સમજવાનું કે આની અંદર રેઝોનન્સ છે એ થાય છે. રેઝોનન્સની મેં ડેફિનેશન નથી આપી, રેઝોનન્સ ક્યારે થાય એની મેં ડિસ્કશન કરી. ઓકે, તો રેઝોનન્સ છે એ ક્યારે થશે ભાઈ? રેઝોનન્સ ક્યારે થાય એવો આપણને ક્વેશ્ચન આપે એટલે આપણે છે એ શું કેવું જોઈએ? मोलेक्यूल जो एक है, मोलेक्यूल एक है, बराबर, मोलेक्यूल एक ही है, पर उसके कई सारे स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। एक ही मोलेक्यूल के कई लुई स्ट्रक्चर, और वो सभी लुई स्ट्रक्चर मिलके रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर रियल मोलेक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तभी रेजोनेंस हो रहा है ऐसा हम मानते हैं। बराबर है? आपको लिखना है तो फिर लिख लीजिए, whenever resonance takes place, बताओ, whenever the molecule can be represented by more than one Lewis structures, more than one Lewis structures, and none of the structure can explain all the properties of the molecule, तभी इसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। एक्सक्यूज मी, चलो आप एक काम करो, आप लोगों को मैं एक काम सौंपता हूं। मानो कि NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस के आप लुईस स्ट्रक्चर बनाए, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। बनाओ भाई, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ नाइट्राइट का। चलो देखो, थोड़ा स्पीड में बनाएंगे, आपको वो फॉर्मूला काउंट करने की जरूरत नहीं। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो ऐसे 5 लिख लिया। अब देखो, 5 लिखने हैं आपको, बराबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है ना, बराबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड बनाओ, एक है वो सिंगल बॉन्ड बनाओ, माइनस हो गया। तो अब इस नाइट्राइट के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो यहाँ पर माइनस, ये एक काम करता हूं मैं, ऑक्सीजन को नंबर भी असाइन कर देता हूं। ये है वो ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, RS1 इसे कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। अब कोई एक को, या फिर लुईस स्ट्रक्चर 1 या फिर लुईस स्ट्रक्चर 1, अब दूसरा वाला कोई आता है और ये ऐसे बोलता है कि भाई नहीं, मैं दूसरे वाले ऑक्सीजन को माइनस में रखूंगा और पहले वाला जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो रियल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट ना तो ये है और ना तो ये है। रियल स्ट्रक्चर जो नाइट्राइट का रहेगा वो इन दोनों का एवरेज रहेगा, और ये ऐसे बन सकता है, बताओ। देखो, एन बॉन्ड ओ, एन बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल, तो डबल और सिंगल के बीच में क्या आता है, 1.5, तो यहाँ पर 1.5 बॉन्ड, यहाँ पर 1.5 बॉन्ड। चलो यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, बीच में क्या आया भाई, 1/2, तो इधर पे -1/2, इधर पे -1/2। ओके, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट। इधर पे -1/2, इधर पे -1/2, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द रियल हाइब्रिड। RH का मतलब है रियल हाइब्रिड, RH मीन्स रियल हाइब्रिड, रियल मोलेक्यूल। तो ये नाइट्राइट रियल है, ये दोनों फॉर्म कैसे है, हाइपोथेटिकल।
पूरा का पूरा ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पूरा का पूरा ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पर ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं। बराबर है। समटाइम्स दे आर रेफर्ड टू एज कैनोनिकल फॉर्म्स, दे आर कैनोनिकल फॉर्म्स, और दिस इज रियल हाइब्रिड। ये जो है वो सच्चा मोलेक्यूल है, ये जो है वो कैनोनिकल है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है वो स्टैंडर्ड है, ये सब तो जो है वो कैनोनिकल है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। दे आर लाइक घोस्ट। ओके, वो नहीं दिखता है, ये जो है वो हमें दिखता है, ये पूरा के पूरा ये सच्चा मोलेक्यूल है। तो इसे हम कहेंगे कि जब कभी भी ऐसा देखने को मिले तब हम कहेंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो भाई रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है? आप देखो इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर एक पाई बॉन्ड तो है, और ये पाई बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार। पहले ये दो के साथ था, ऑक्सीजन दो के साथ पाई बॉन्ड था, अब ये पाई बॉन्ड कहाँ पर आएगा? वन के पास आ गया। पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होना एक सेंटर से दूसरी सेंटर की ओर, उसे ही हम कहेंगे रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस की डेफिनेशन यही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि एक दो चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, पर अभी वो पूरा का सीन अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, वो हम ऑर्गेनिक में सीखेंगे। रेजोनेंस का टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ही डिटेल में आता है, और वहां पर तो हम कई सारी मोलेक्यूल के ऊपर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। यहाँ पर तो आपको सिर्फ इस इतना ही याद रखना है, रेजोनेंस कब होता है और रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए रेजोनेंस की। डीलोकलाइजेशन लिखो भाई, रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखो। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन इन पैरेलल पी, पैरेलल पी और डी, और डी ऑर्बिटल। ओके, इसी टाइप का जो डीलोकलाइजेशन है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस, इज कॉल्ड रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी या फिर डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस, यही इसकी डेफिनेशन है। ये पैरेलल वाला क्या चक्कर है वो अभी नहीं सीखने वाला है, उसकी जरूर नहीं है। तो ऐसे हमने बना दिए स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर मुझे एक और काम करना है, बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना सिखाना है मुझे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप फॉर्मूला लिखें। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम, between two atom in all Rs upon total Rs, number of bonds between two atom in all Rs upon total Rs। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करो। इसे मैं और भी सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं अभी, पर पहले आप इसे लिख लीजिए। दो अलग अलग तरीके से मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमें सीखना है। चलो मान लो कि मुझे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन बॉन्ड ओ इन कार्बोनेट पूछा गया है। तो मुझे क्या करना होगा?
पहले तो मैं ऐसा करता हूं, ये कार्बोनेट है बराबर, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। पहले वाले ऑक्सीजन को तो डबल रखूंगा, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को माइनस। ये एक ऑक्सीजन नंबर, ये ऑक्सीजन नंबर 2, ये ऑक्सीजन नंबर 3। ये एक स्ट्रक्चर हुआ। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर RS1। अब दूसरा स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, क्या करूंगा मैं, बोलो। दूसरे वाले के साथ डबल बॉन्ड और रखो, 1 वाला माइनस, 3 वाला भी माइनस। देखो, पहले में 1 और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया मैंने, अब दूसरे में डबल बॉन्ड बनाया। अभी एक और स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ, दिस इज RS2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 के लिए तीसरे वाले के डबल बॉन्ड बनाओ, 1 वाला भी माइनस, ये भी माइनस। दिस इज RS3। और ये 1 नंबर का ऑक्सीजन, ये 2, और ये फिर 3। ये सभी मैंने ऑक्सीजन के नंबरिंग कर दिए, जिसे आपको पता चल जाए। चलो यहाँ पर देखो, कोई एक को टारगेट करना है आपको, थ्रू आउट एक को ही टारगेट करना है। यहाँ पर देखें तो अभी इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर भी नंबर ऑफ, यहाँ मैंने क्या लिखा, क्या देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। कोई 2 एटम को ही आपको टारगेट करना है, कोई भी 2 एटम को ही टारगेट करना है। तो फिर टारगेट करो। कैसे होगा, यहाँ पर कितने हैं बॉन्ड, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो भाई, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, पहले वाले स्ट्रक्चर में 2, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 1, और टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3। तो फिर यहाँ पे 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मुझे क्या मिलेगा, 4/3, 4/3। और 4/3 इज इक्वल टू 1.33। तो मैंने आपको बताया था, रियल कार्बोनेट के अंदर क्या बॉन्ड ऑर्डर रहता है, 1.33। तो आपको ऐसे MCQ पूछने वाले हैं सब, ऐसे MCQ आएंगे, रियल बॉन्ड ऑर्डर बताओ। मान लो कि भाई पहले वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर मुझे निकालना है, तो कैसे मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर मुझे निकालना है, कोई भी एटम को आप टारगेट करें, इस बॉन्ड को टारगेट करें, इस बॉन्ड में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं, 2। देन बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, फर्स्ट स्ट्रक्चर में 1 और दूसरे में 2, अपॉन स्ट्रक्चर कितने, 2। तो फिर क्या आएगा, 3/2, और 3/2 दैट मीन्स 1.5। तो यही तो मैंने आपको बताया था। अभी ये जो मेथड है, इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि आपको सभी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, और एक एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके अंदर वो जो टारगेटेड एटम्स है, बराबर है, वो जो टारगेटेड एटम्स है, यहाँ पर कितने बॉन्ड है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक भी स्ट्रक्चर आपने मिस कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर इसका कोई और रास्ता है, एक और रास्ता है, आप ऐसे लिख ले, आप ऐसे करो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। दिस इज द इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। ये मेथड आप फॉलो करेंगे एग्जाम में, अभी 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। देखो, कार्बोनेट का कोई एक ही स्ट्रक्चर बनाओ भाई, एक ही स्ट्रक्चर बनाओ, कोई भी एक। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, ये बताओ। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3, तो 3। पाई बॉन्ड कितना है भाई, 1, तो 3+1, और अपॉन सिग्मा कितने हैं, 3। कितने आ गया भाई, 4/3 दैट इज 1.5। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। मैं थोड़ी एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप लिखे।
मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं ऑलरेडी आपको। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कैसे बनाते हैं वो आपको अब मालूम हो गया है। आपको सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर्स लिखने हैं, किसके कितने बॉन्ड ऑर्डर मिलेंगे, रियल बॉन्ड ऑर्डर, वो आपको बताना है। इस मेथड का फायदा यही है कि आपको सब लूज स्ट्रक्चर बनाने नहीं पड़ते हैं। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, तो ये ऐसे शॉर्ट में सोल्व हो जाएंगे आपसे। बरोड़ा भैली, बरोड़ा भैली सेंटर। यस सर, कौन सा वाला? नाइट्राइट का बताओ, NO2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 3/2 इज इक्वल टू 1.3। यस, 3/2 और 1.5। 3/2 ऐसे ही लिखा है, कोई बात नहीं। अहमदाबाद सेंटर, अहमदाबाद सेंटर। नहीं, इसका बताओ, दिस इज SO4-2, ये है सल्फेट। SO4-2 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो सल्फेट का स्ट्रक्चर बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। इसका भी 3/2। पक्का 3/2? पक्का इसका ही आएगा। मोडासा सेंटर आप कंफर्म करो, मोडासा सेंटर आप कंफर्म करके बताओ। चलो, जामनगर राधिका, जामनगर राधिका। Sir, yes, sir. ClO4-1, ClO4-1। 7/4. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 7/4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 7/4। चलो, उसके बाद में ये है PO4-3, दैट इज फॉस्फेट। PO4-3 दैट इज फॉस्फेट। तो इसका क्या बनेगा? PO4-3 कौन बताएगा? वलसाड सेंटर, वलसाड। Sir, 5/4. 5/4। कितना मिला आपको? 5/4 ये मिला आपको। चलो, तो 5/4 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 5/4 ऐसे। तो बेसिकली अब आप लोगों को करना क्या है, देखो मैं आपको अभी अच्छी तरीके से बताता हूँ। जब भी कभी आप कोई लुईस स्ट्रक्चर लिखे, हाइड्रोजन इज ऑलवेज टर्मिनल, हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल है। कभी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपको मिले तो उसके अंदर OH लिखना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिले तो OH लिखना है। फिर क्या करना है, सेंट्रल एटम को आप लिख ले। जैसे देखो भाई, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, मानो कि मैंने लिखा PO4-3। जितने माइनस है ना उतने आपको O- सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करने हैं। जितने भी माइनस है उतने ही सिंगल बॉन्ड से O- ज्वाइन करो। और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है उसे आपको डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। ये PO4-3 का मीनिंग आप क्या करोगे? ऐसे देखो, ये फॉस्फरस, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से O- ज्वाइन करने हैं कितने? 3। और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड से O लिखना है। तो स्ट्रक्चर क्या बना है? फॉस्फरस के बाद कितने, फॉस्फरस जो है उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5। चलो, एक एक जो है O- से ज्वाइन करो, ये भी O- से, ये भी O- से ज्वाइन करो।
और जो बाकी बचा उसे डबल बॉन्ड से ज्वाइन करो। ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। मान लो कि मुझे दिया गया हुआ है, देखना भाई अच्छी तरीके से, ClO3-1। क्या मीनिंग होगा इसका? Cl है, एक ही माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर O माइनस, और डबल बॉन्ड से जो O है वो दो होंगे। जितने माइनस उसके अंदर उतने ही -1 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम रहेंगे। चलो भाई, क्लोरीन का स्ट्रक्चर बार कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो -1 है ही, तो -1 ज्वाइन कर दिया। डबल बॉन्ड वाले कितने हैं? दो, तो एक यहां पर बना दिया, एक यहां पर बना दिया, और एक इसके ऊपर क्या मिल गई? लॉन पेयर। आपको समझ में आया तरीका मैंने जो बताया वो कैसे ड्रॉ करते हैं इस स्ट्रक्चर को? भाई मुझे ड्रॉ करना है, चलो सल्फेट, मुझे ड्रॉ करना है सल्फेट, SO4-2। क्या करूं मैं? बताओ। सल्फर -2 है तो ये O माइनस कितने हो गए? दो, और डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले भी दो। कैसे लिखते हैं भाई? सल्फर के तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो एक यहाँ पर माइनस, एक यहाँ पर माइनस, एक ऊपर डबल बॉन्ड हो, एक इधर पे डबल बॉन्ड हो गया सल्फेट। तो मुझे अब, मैं ऐसे पूरा स्ट्रक्चर नहीं देता हूँ, अब ऐसे लिख के देता हूँ। मुझे आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताइए। चलो, मुझे आप बॉन्ड ऑर्डर ClO2 माइनस में, ClO3 माइनस में बताइए, SO4-2, PO4-3 में बताइए। अपनी तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें पहले, और फिर बॉन्ड ऑर्डर बताओ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फिर बॉन्ड ऑर्डर बताओ। सुरेंद्र नगर सेंटर, सुरेंद्र नगर सेंटर, मुझे इसका जवाब चाहिए। थ्री बाई टू 3/2 रहेगा। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर भाई? देखो सभी लोग, Cl के अंदर तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही माइनस है तो एक बनाओ O माइनस, एक डबल बॉन्ड O बनाओ, दो क्या मिलेगी आपको? लॉन पेयर। अब मैंने जो फॉर्मूला लगाया था सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, तो उससे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला? 3/2, करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये सब मैंने जहाँ यहाँ लिखा हुआ है ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं, बराबर है। सूरत डभोली, सूरत डभोली, ClO3- का बताओ। सूरत डभोली, इसका बताना है। सर, बोलो। Cl और दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और एक सिंगल बॉन्ड में, एक लॉन पेयर बच जाएगा। बराबर है। ऐसे बनेगा, देखो, ये माइनस, दो ऑक्सीजन और एक यहाँ पर लॉन पेयर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर बोलो। 5/3। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 5/3। ओके, इन दोनों के तो मैंने आपको पहले बता दिए स्ट्रक्चर, तो इसकी तो कोई बात नहीं करते हैं। तो फिर ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है, वो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम सीखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी।
इतना तो आपको बेसिक सब आना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको वो करवा दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कब सोचना है कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हो तब कैसे निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम थियरी स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट। अभी एक दो थियरी और खत्म हो जाने बाद मैं एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ, पर पहले आपका थोड़ा सा फंडामेंट अच्छा बन जाए, आप सभी इस तरीके की स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में हम थियरी बनाकर उसके सभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाने बाद हम कई सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर की खासियत ही यहाँ है, कंसेप्ट बहुत छोटे हैं, पर कब कौन सा वाला लगना है वो आपको आना चाहिए। बराबर है? तो अभी हम इतना रखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थियोरी। ओके, थैंक यू।